बाकी डेप्रिसिएशन कैसे सही फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है? तो सही फाइनेंशियल पोजीशन को दिखने के लिए किसी भी बिजनेस का हमें क्या करना पड़ेगा? सही लायबिलिटी का पता करना, सही कैपिटल का पता करना पड़ेगा, सही एसेट्स का पता। अगर हमने डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा होता, अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन की जानकारी नहीं होती, तो क्या हम ये वाला एसेट्स से पोर्शन काट काट के धीरे धीरे निकालते? और नहीं निकालते तो ये एसेट्स 2024 में भी कितने का दिखता और 2028 में भी कितने का दिखता? कितने का दिखता? क्या ये सही दिखता? सोच कर देखिए, क्या ये सही दिखता? यानी कि सही एसेट्स का नॉलेज हमारे पास, एसेट्स के सही वैल्यू का पास नहीं होता। और जब एसेट्स के सही वैल्यू का नॉलेज नहीं होता तो हमें कहाँ से सही फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी होती हो? तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पोजीशन की सही जानकारी भी डेप्रिसिएशन का बहुत बड़ा योगदान आता है हमारे पास, टू प्रोवाइड रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। रिप्लेसमेंट कहने का मतलब क्या होता है? कि हमने ये वाला हटा के और दूसरा वाला ला दिया। अब जैसे कि ये डिजिटल बोर्ड है, मैंने इसका एक अनुमान लिया कि भाई जैसा कि सब लोगों को चलता है 10 साल तक चलेगा। एक चीज अपने दिमाग में सेट रहेगा, भाई मानकर चलिए इसको हमने 2015 में खरीदा हो, 2025 आने वाला है, तो मेरे दिमाग में क्या सेट होता? अभी यार अगले साल हो सकता है इस बोर्ड को चेंज करना पड़े। तो डेप्रिसिएशन क्या करता है? वो एक फिक्स्ड अमाउंट एक तरफ जमा करवाना पहले से 2015 से। जैसे मैं ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, क्या एक्चुअल में ये खर्च हुआ हमारा? सोच कर देखिए, क्या खर्च हुआ है? लेकिन हमने फिर भी उस 40,000 के खर्चों को माना है कि नहीं माना? तो हम क्या करेंगे, एक और तरीका मैं बताऊंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बताऊंगा आगे जब अकाउंटिंग सिखाऊंगा तो मैं इस 40,000 को जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ, अब इकट्ठा 2025 में खरीदने जाऊंगा तो कितना रुपया पड़ेगा, देना पड़ेगा पॉकेट से? 2 लाख। बड़ा अमाउंट है। लेकिन अगर मैंने इसी डेप्रिसिएशन को पढ़ा होता और हर साल डेप्रिसिएशन के नाम पे 40,000 निकाल कर जमा कर दिया होता, 40,000 आज की डेट में हमारे पास प्रेशर क्रिएट होता और इजीली हम अपने एसेट्स को क्या कर पाते, रिप्लेस कर पाते कि नहीं कर पाते? जेसन से एक और फायदा हुआ कि रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स में मदद। उसके बाद क्या कर रहा है, मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट। इन द कैपिटल, जिनका हिंदी मीडियम है किताब में प्लीज एक बार हिंदी देख लीजिएगा प्लीज। मेरे पास हिंदी का किताब नहीं है तो मैं परफेक्ट हिंदी आपको नहीं बता पाऊंगा, तो लेकिन मैं पॉइंट वाइज इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ सके और बुक से आप लोग एटलीस्ट एक बार रीड। तो मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट मतलब सही सही मैं आपको बात बताऊं तो कैपिटल यानी पूंजी की सही सही गणना डेप्रिसिएशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये ठीक किससे मैच करता है? बैलेंस शीट वाले इससे मैच करता है ये वाला पॉइंट, बैलेंस शीट। क्योंकि आप सबको एक चीज पता है, क्योंकि मैंने पहले आपको बता भी रखा है, वो ये कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू, बैलेंस शीट में 2 साइड होता है। एक साइड हम क्या लिखते हैं, लायबिलिटी, और एक साइड हम क्या लिखते हैं, assets। और ये दोनों साइड बराबर होते हैं हमेशा। अगर एक पैसे का अंतर आया तो समझ जाना सही नहीं बनाया, यानी कि अकाउंटिंग हमारा सही, दोनों का मैच करना जरूरी है। अब मान के चलिए अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता, सोच कर देखिए, अगर डेप्रिसिएशन हम नहीं काटते तो हमारा हर साल प्रॉफिट कितने से बढ़ के दिखता? क्योंकि इतना खर्च हमारा होता, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं हमारे पास से कहाँ खर्च हो रहा है, हम क्यों दिखाएं इसको? तो हर बार क्या होता हमारा, ये जो 40,000 है ये हर बार क्या होता, बढ़कर दिखाई। प्रॉब्लम
तो बढ़कर दिखाई देता, तो यानी कि हम अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाते हैं। अब प्रॉफिट पे किसका हक होता है भाई? किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट पे किसका हक होता है? मालिक का होता है, ओनर का होता है। ओनर तो प्रॉफिट चाहिए ओनर को। मान के चलिए अगर 4 लोग हैं, 2 लाख प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या किए होंगे? 50,000 50,000 सबको बांट दिए होंगे। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या 2 लाख प्रॉफिट हुआ? अगर हम डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट बदल जाएगा। एक्स 60,000 में 50,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमें लाना पड़ेगा उसमें अभी। और जब 1,60,000 बचेगा, तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना दिया जाना चाहिए था सबको? 40,000 40,000 40,000 एंड 40,000। हमने प्रॉफिट के नाम पे उनको कितना दे रखा है? 50,000 50,000 50,000 एंड 50,000। कितना कितना ज्यादा दे रखा है? 10,000। 10,000 कहाँ से दिया? कैपिटल में से ही तो निकाल के दिया होगा। ये लाइबिलिटी तो है नहीं, तो कैपिटल में से ही तो निकाल के दिया हमने। तो क्या कैपिटल हमने इसीलिए बना रखा है कि भाई हम अपने मालिक को क्या करेंगे, बार बार प्रॉफिट के नाम पे उसको कम करते जाएंगे? क्या ये सही किया हमने? तो डेप्रिसिएशन के बारे में यदि हमें जानकारी नहीं होती, तो हमें सही सही कैपिटल की जानकारी नहीं होती, और हम कैपिटल का यूज करके हम क्या कर देते हैं, अलग सही सही गणना हेतु, कैपिटल के कैलकुलेशन हेतु हमें डेप्रिसिएशन का। हाँ, है समझ में? नेक्स्ट कह रहा है टू कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, स्टैट्यूटरी स्टैट रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या हो गया? स्टैट्यूटरी का मतलब कानूनी। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या हो गया? कानूनी। रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स मतलब जरूरत। देखिए, जब भी आप बिजनेस में आप रहिएगा, उसका अकाउंटिंग करने चलिएगा, तो ये कानूनन मतलब बिजनेस अकाउंटिंग करने के भी अपने नियम कानून है कि नहीं है? तो ऑलरेडी कानून में ये लिखा जाता है कि इस एसेट्स पे इतना डेप्रिसिएशन आप, तो यदि बिना डेप्रिसिएशन आप चार्ज किए अगर आप अकाउंटिंग अपना देते हो, तो आपका अकाउंटिंग एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अकाउंटिंग एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जब अकाउंटिंग एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आपके अकाउंटिंग करने का कोई फायदा होगा क्या? इसीलिए कुछ इंस्टीट्यूट के अलग अलग कानून में इसके बारे में किया गया है। दैट्स व्हाई रजिस्ट्रेशन भी चार्ज करना। अगला करे बोल द टैक्स रिलीफ। क्या है भाई हमारा? टैक्स रिलीफ। रिलीफ मतलब राहत, और टैक्स मतलब कर। हम जो टैक्स का पेमेंट करने वाले हैं, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं राहत मिलता है। क्योंकि टैक्स किस पे देते हैं हम? अपने इनकम पे जनरली, उनमें से खर्चों को कुछ छाट के। तो अगर हम जैसे कि वही एग्जांपल हमने बोला था कि हमारा प्रॉफिट, अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं करता, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हो रहा था? 2 लाख। तो हमें टैक्स कितने पे देना पड़ता? 2 लाख पे। लेकिन अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर दे रहा हूँ, तो हमें हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 60 पे। कहीं ना कहीं हमें राहत मिली कि नहीं मिली टैक्स देने से? चल, टैक्स इस 7 के 7 पॉइंट में बताइए कि आपको कोई दिक्कत? देखिए, समझा के बताया हूँ इसीलिए हर चीज़ों को, और इनको समझाने से पहले मैंने जानबूझ के ये चीज़ें बताया, ताकि आपको इस पे वो बेस करके आपको समझाया सके। है समझ में? पक्का? पूछेंगे? हाँ, एकदम सही। ठीक है, अगला आता है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। फिर मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। कॉजेज, क्या कारण है डेप्रिसिएशन के, क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला है क्या भाई हमारा? इसको ऐसे ही बिना लिखे मैं बता। सबसे पहला है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर करने का मतलब उपयोग के कारण। क्या करें यहाँ पे?
वियर एंड टियर मतलब उपयोग के, जैसे कि भाई हम इस डिजिटल बोर्ड को ले लिए, इसका हमने उपयोग करना भी शुरू कर दिया, जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे इसका वैल्यू उतनी तेजी से क्या होगा, घटेगा। बताइए कोई दिक्कत, चीज़ें टियर। तो वियर एंड टियर के कारण भी क्या होता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में कमी आती है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में कमी आने को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो पहला तो ये हो गया कारण, कॉज, कारण डेप्रिसिएशन का। दूसरा है क्या, पैसेज या इफ्रैक्शन ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे जो टाइम बीतता है ना समय के। अब ऐसा नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड खरीद के लाया और पैक करके ही छोड़ दिया और 4 साल बाद मैं फिर सोच रहा हूँ कि ये 2 लाख में ही, ये संभव है। आप बाइक लेकर आइए, घर में लगा दीजिए और बाहर चले जाइए, आपका दुबई का टूर टिकट मिल, जॉब के लिए अच्छा पैकेज मिल रहा था, अब बाइक खरीद कर जिस दिन घर पे आए हैं और तुरंत अर्जेंट में आपको निकलना पड़ा, और 3 सालों के लिए निकलना पड़ा, 3 साल बाद आए बाइक वैसे ही लगा, से आप लगा के गए, क्या वो बाइक उतने में जाएगा जितने का था, कि नहीं होगा। समय बीतने के कारण एसेट्स की वैल्यू की कमी आती, प्रॉब्लम। नंबर थर्ड का रहा है ऑब्सोलेसेंस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए आज के डेट में ना टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज का क्या है भाई, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। इसमें कब कौन सा टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए ये किसी को अंदाजा नहीं है। आज मैं यहाँ पे आपको, पहले क्या था, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के बाद लेजर वाला आया, वो क्या कहते हैं जिसमें पढ़ाया जाता था, कैमरा वाला आया था बीच में पढ़ाया जाता था। आज शेड में क्या आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गया। अब ये चेंज हो कि एक ऐसा आएगा कि भाई अलग अलग कंपनी आएंगी, एक पर्दा चिपका देंगी, सिस्टम से ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाएगा और उस पर आप पढ़ाना शुरू का कौन। अब देखिए ना बड़े बड़े मूवी में एक ऐसे एक बटन क्लिक किया जाता है, सामने ऐसे ही हवा में स्क्रीन में और लेजर वाला सिस्टम होता है, वो काम करने लगता है कि नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जो कि लगातार चेंज होते रहते हैं, लाइक टीवी के। आज आप बड़ा वाला टीवी खरीद, छोटा वाला पहले चलता था, जितना बड़ा और जितना मोटा टीवी होता था उतना ज्यादा पैसा लगता था उस समय, उतना महंगा होता था वो। आपने 40,000 का वो टीवी परचेज करके लाया अचानक से मार्केट में, क्या हुआ, और मान के चलिए आपका दुकान है, एक एग्जाम्पल ले, या चलिए घर पे ही लाए, आप एक ही टीवी खरीद कर लाए 40,000 का, क्या एक अगले वीक में क्या आया, या उसी दिन रात को जैसे नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट, वैसे एक और अनाउंसमेंट है मार्केट में, एलईडी हो चुका, कम पतला, कम वोल्टेज लेने वाला, कहीं भी दीवार पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत, एकाएक ये लॉन्च हुआ, और टीवी की कीमत सिर्फ और सिर्फ 35,000, या इवन 50,000 ही रख दिया उस टीवी की। अब एक बात बताइए, अब वो टीवी जो आपने खरीद रखा है 40, उस टीवी को मार्केट में लेकर जाया जाए, कैसे मिलेंगे, सिर्फ एक दिन बाद ही आप गए हो, 40,000 के आपको 39,000 या 30,000 भी नहीं मिलने वाला। तुरंत खरीदने वाला बोलेगा बा कभी ये कौन टीवी खरीदेगा ही, वोल्टेज भी लेता है, जगह भी खींचता है, लोग तरह तरह के बहाने बनाने लगे। बहाने क्या, ये सही है, तुरंत आपके टीवी की वैल्यू 5,000 6,000 या मार्केट में नया कह चुका था, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो जैसे टेक्नोलॉजी आया आपका सब कुछ सही था, आपका ना टाइम बीता था ना आपने यूज किया था, लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंज आया और ऑटोमेटिक आपके टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू क्या आ गई, कमी आ गई, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके कारण भी हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। तो इसके बाद क्या कहते हैं, डेप्लीशन। डेप्लीशन क्या होता है भाई, बताया था ना कल मैंने, नेचुरल रिसोर्सेस पे क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेस पे हमारा डेप्रिसिएशन नहीं होता है, हमारा अमोर्टाइजेशन नहीं होता है, क्या होता है, डिप्लीशन होता है। ठीक, यही सब चीजें हैं। इसके अलावा है परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू, अगर किसी एसेट्स का परमानेंट फॉल हो गया मार्केट, तो भी डेप्रिसिएशन का एक रीजन है। एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो भी टेंजिबल एसेट्स के वैल्यू में कमी आ जाती है। तो ये था हमारा क्या भाई,
डेप्रिसिएशन के कॉजेज। और इसके पहले ये जो हमने आपको बढ़ाया था, क्या था हमारा, डफ। आपका नाम क्या है भाई? समझ में आ रहा है? ये था। अब है जो सबसे मेन मुद्दा है, वो ये है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं क्या पढ़ने? क्या पढ़ने आए हैं आप? इधर अकाउंटिंग सीखना है। और आज जो चैप्टर चल रहा है, इस चीज का, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। इसकी अकाउंटिंग करना है ना अपने को। तो इस अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन को करने के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको जानना हमारे लिए बहुत। इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको जानना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है, और बहुत जरूरी है। इसको बिना जाने हम क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन का तो पक्का नहीं कर पाए। तो कौन कौन से ऐसे टर्म है? तो उसमें सबसे पहला जो आता है आपको, उसमें जो आपके एज पर बुक मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले क्या आता है हमारा, वो आता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। सबसे पहले क्या आता है आपका, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है। दूसरा आता है लाइफ ऑफ एसेट्स। दूसरा क्या आता है, तीसरा क्या आता है, स्क्रैप वैल्यू। इन तीन चीजों को जरा ध्यान में रख कर चलिएगा। हमने क्या क्या बताया, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। दूसरा क्या बताया, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। तीसरा क्या बताया, स्क्रैप। अब ये तीनों होता क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। कहने का मतलब, हम जिस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, चार्ज करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि एक्चुअल में वो एसेट्स कितने, इसके बारे में बात करता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सा एक्चुअल में, और ये क्या है भाई हमारा नल। अब कॉस्ट ऑफ एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बोला था कि किसी भी एसेट्स का कॉस्ट जो होता है सिर्फ और सिर्फ उसका परचेज प्राइस नहीं होता। मैं बहुत पहले आपको बता रखा था, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा यूज होने। तो आखिर कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, तो वही आपको जानकारी में बता दूं। कभी भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स आप जब कैलकुलेट करने जाइएगा, तो याद रखिएगा परचेज कॉस्ट तो हो, प्लस उस परचेज कॉस्ट के साथ साथ उस एसेट्स पे किया जाने वाला हर वो कॉस्ट, हर वो खर्च जो उस एसेट्स को काम के लायक बनाता है, सारा का सारा किस में जोड़ दिया जाता है। मतलब उसके बिना वो एसेट्स हमारे पास काम का नहीं हो पाएगा। उसको हम क्या करेंगे, वैसे खर्चों को हम जोड़ दें। जैसे मान के चलिए यही डिजिटल बोर्ड हमने 1,75,000 का परचेज किया, एक एग्जाम्पल है। ठीक है। 20,000 इस डिजिटल बोर्ड को जहां से हमने परचेज किया था वहां से लाने में लग गया, और प्लस 5,000 हमें इस डिजिटल बोर्ड को परचेज करने के लिए कमीशन देना पड़ा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये खर्चे नहीं करता, चलिए मैं मान के चला कि मैं ये डिजिटल बोर्ड हमने परचेज कर लिया 1,00,000 का, और 5,000 हमने कमीशन दे दिया। लेकिन क्या ये कमीशन देने से और सिर्फ डिजिटल बोर्ड परचेज करने से क्या हमारे पास ये डिजिटल बोर्ड काम का हो जाएगा? डिजिटल बोर्ड काम में तभी आएगा ना जब जहां से हमने परचेज किया वहां से हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाए।
इसके लिए हमने कितना खर्च किया, 20,000 एक्स्ट्रा खर्च करना पड़े, है कि नहीं? तो यानी कि ये पूरा का पूरा कितने का हो गया, टैक्स का 1,75,000, 5,000 कमीशन, 20,000 इसको लाने का। यानी किसी भी एसेट्स को उसके चालू करने के पोजीशन तक उस पर जो भी हम खर्च लगाते हैं वो सारा का सारा खर्च किस में ऐड हो जाता है, स्टॉप एसेट्स पे। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट्स की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए यदि हम किसी भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो। नंबर वन। नंबर सेकेंड, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। यूजफुल लाइफ मतलब, अब ये क्या होता है ना, ये एक अनुमान लगाया जाता है, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा कह दिया और उतना ही लाइफ चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, अनुमानित। जैसे ये मैंने डिजिटल बोर्ड एग्जाम्पल, बस चलेगा क्या, कोई दिक्कत है आप लोगों को क्या, क्यों आदमी हंस रही हैं आप, थोड़ा थोड़ा गैप ले लीजिए, थोड़ा साइड हो जाइए ना, क्या हुआ वहाँ, कोई दिक्कत है, हो सक जाइए। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, अगर आप लोग स्माइल करिएगा तो इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रही हैं, है ना? थोड़ा सा तो क्या हो गया यहाँ पे, अनुमानित जीवन। अब जैसे मैंने ये बोल दिया कि 10 साल तक चलेगा, तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये 10 साल तक ही चले, हो सकता है 15 साल तक ये बहुत बढ़िया से काम करे और हो सकता है 7 साल बाद ये खराब हो जाए, है कि नहीं? लेकिन चूंकि हम पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे या इसको जिन लोगों ने यूज करा है उन लोगों को हमने देखा है कि ये 10 साल तक लगभग, अगर हमने परचेज किया तो ये चल जाता है 10 साल तक, है कि नहीं? तो ये हमारा यूजफुल लाइफ हो गया। तो हम जो पहले से अनुमानित यूज, उसी को हम चलेंगे। तो ये ऑलरेडी आपके बुक में है। नंबर थर्ड आता है क्या हमारा, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने 10 साल एक तो अनुमान ले लिया, ये भी हमारा अनुमानित ही हो, ये हमारा अनुमानित ही हो। अब आगे आने वाले 10 साल बाद ये डिजिटल बोर्ड कितने का बिकेगा हमको पता है क्या? लेकिन एक अनुमान लेके चलते हैं कि आने वाले 10 साल बाद ये जो कबाड़ में भी, हाँ, या कहीं भी बेचूंगा तो कम से कम 15,000 20,000 तो देके जाएगा। तो मैंने एक स्क्रैप वैल्यू इसका लगा लिया, कितना, 20,000। तो स्क्रैप वैल्यू कहने का मतलब क्या हो गया कि वो जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने जा रहे हैं उसका जो यूजफुल लाइफ होगा, उस यूजफुल लाइफ के बीतने के बाद उसको हम स्क्रैप में कितने में बेचेंगे, क्या हो जाता है हमारा, स्क्रैप। इन्हीं तीन चीजों को जब आप लेकर चलिएगा आपके लिए डेफिनेशन बहुत आसान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग हम शुरू करेंगे। मेथड में तो वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, लेकिन हम आपको मेथड के नाम पे वो मेथड, कौन कौन सा, एक पढ़ाने वाले हैं हम एसएलएम, और दूसरा हम पढ़ाने वाले हैं कौन सा, डब्ल्यूडी। एसएलएम का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, सीधा, मतलब एकदम, मैं आपको बताऊंगा ये हमेशा के पता है किस पे काटा जाता है, ये एसएलएम में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ऑलवेज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगा, जैसे 2 लाख का हमने डेप्रिसिएशन, 2 लाख का हमने एसेट्स परचेज किया है ना, तो हमेशा हम जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे लगभग, एक तो ये चीज और प्लस जितना पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है लास्ट तक चार्ज होता है। जैसे हमने ये जो आपको बताया था तो इसमें क्या है, ये हो गया एसएलएम में 1000 40,000, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना?
उसके बाद क्या होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले का, WDV का, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन, इस पे चार्ज किया जाता है, तो भी हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट होता है उसमें से डेप्रिशिएटेड अमाउंट जो है उसको घटाने के बाद जो वैल्यू आता है ना, उसी पे हम कौन सा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इसी पे कौन सा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम, WDV। WDV का नाम ही है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, मतलब हर साल जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं उस डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बचेगा उस वैल्यू पे ही हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा ये, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में इसके थ्रू हम, ठीक है, ज़्यादा लेके नहीं चलते हैं। कल का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, पहला क्लास होगा जिसमें मैं कल टेबल भी बताऊंगा, जिसमें मैं आपको डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा, उधर भी बताऊंगा, और जनरल, ठीक है, मिले कल, ये आज के लिए इतना ही।